नमस्ते ऑल ऑफ यू। कल संडे 1 फरवरी 2026 को बजट 2026 आया और उसमें जीएसटी में बहुत कम चेंजेस आए, लेकिन जो भी चेंजेस आए इम्पोर्टेंट हैं और लेट अस डिस्कस दैट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हमने क्या किया है, ये जो फाइनेंस बिल 2026 है इसका सिर्फ जीएसटी पोर्शन निकाल लिया। 5 पेज का है बस, इसका सिर्फ जीएसटी पोर्शन निकाल लिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सीजीएसटी में 4 अमेंडमेंट है। सेक्शन 1534 जो इंटरकनेक्टेड है, और सेक्शन 54 रिफंड वाला, और सेक्शन 101A एडवांस रूलिंग। तो इसको पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल इसका क्या इंप्लीकेशन होगा वो भी समझेंगे। फिर आईजीएसटी में एक सेक्शन 13 है, इंटरमीडियरी का, वो है। आप इसके क्लॉजेस को देखिए, सेक्शन 137, 138, 139, 140 एंड 141। अब ये इसका एप्लीकेबल डेट क्या होगा तो वो यहां लिख रहे हैं। ये ए और बी इनकम टैक्स का, ये क्लॉज सी देखिए, सेक्शन 137 टू 139। जो अमेंडमेंट आया है वो 137 टू 141 है, 141 है, ये दो नहीं लिखा हुआ। शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो आपको भी याद होगा, जब फाइनेंस बिल आता है, फिर फाइनेंस एक्ट बनता है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में फाइनेंस एक्ट के क्लॉजेस से वो लिख देता है कि वो किस डेट को एप्लीकेबल हो। मान लीजिए यहां पर 1 अप्रैल 2026 लिखा होता और नोटिफिकेशन आता 2027 में, तो भी उसका इफेक्टिव डेट 2026 होता। लेकिन यहां पर कोई इफेक्टिव डेट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नोटिफिकेशन में जो डेट होगा वही इफेक्टिव डेट हो जाएगा। करेक्ट है? यस। लेकिन 140 और 141 क्यों नहीं लिखा हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा है। लिखा होना चाहिए। अब इसका मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो मेमोरेंडम देखिए क्या लिखता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अमेंडमेंट्स कैरिड आउट थ्रू द फाइनेंस बिल 2026 will come into effect from the date when the same will be notified concurrently। अब ये वर्ड concurrently इंपॉर्टेंट है। as far as possible with the corresponding amendments to the similar acts passed by the states and union territories with legislature। तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक each state government will also amend their एसजीएसटी एक्ट, और वो अमेंडमेंट होगा एसजीएसटी एक्ट में। सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। अब फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन सीजीएसटी एक्ट का अलग आता है, एसजीएसटी एक्ट का अलग आएगा, और ये सब कुछ बोल रहे एक साथ होना चाहिए। विल बी नोटिफाइड कंकरेंटली एज फार एज पॉसिबल। वो भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो पूरी की जाएगी ऐसा ही एक साथ हो। आपको याद होगा सेक्शन 74A का जो अमेंडमेंट है, कई स्टेट ने सेक्शन 74A के अमेंडमेंट को अभी तक नोटिफाई किया ही नहीं। बहुत सारे स्टेट्स ने कर भी दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी बचे हुए। और 74A कब से एप्लीकेबल है? 74A 24-25 से। हेलो, आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? जी सर, ये 24। जी सर, 24-25 है या 25-26 है? 24-25 से 24-25 है सर। 24-25 है। तो 24-25 से वो एप्लीकेबल था। कई स्टेट ने अभी तक उसको नोटिफाई ही नहीं किया है। तो ये एक चैलेंजेस है। तो मुझे लगता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड दे हैव इंसर्टेड। एनीवन हैविंग other opinion about this applicability of CGST, these provisions of CGST Act? आइए अब जो अमेंडमेंट एक करके करते हैं। सेक्शन 137 देखेंगे। और पहले एक बात बताइए, ये पुराना लॉ है। रुक जाइए, ये पुराना लॉ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पुराना लॉ क्या कहता है। एक्सक्लूजन इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। जो डिस्काउंट है, आप क्रेडिट नोट कब इश्यू कर सकते हैं? इफ द डिस्काउंट इज स्टैब्लिश इन द इनवॉइस इटसेल्फ। इनवॉइस में लिख दिया 1000 माइनस 20%, तो 800 रुपए आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू हो। लेकिन अगर डिस्काउंट इनवॉइस में स्टैब्लिश नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस में अगर रिकॉर्डेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला। लेकिन अगर डिस्काउंट इनवॉइस में स्टैब्लिश नहीं है, आप कह रहे हैं हम टारगेट डिस्काउंट देंगे, अगर आप 1 लाख यूनिट खरीद लेंगे और उसने पहला यूनिट 10,000 20,000 ऐसे करते करते वो जाके वो 1 लाख यूनिट दिसंबर में स्टैब्लिश हो रहा है, तो दिसंबर में जैसे 1 लाख यूनिट हुआ तब आप डिस्काउंट दे रहे हैं इन सब्सिक्वेंट। कैसे दे रहे हैं वो डिस्काउंट? बाय इशुएंस ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट नोट इश्यू हो रहा है, एक तो 15 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई हैज बीन affected target or volume discount if दो कंडीशन है। such discounts established in terms of an agreement entered into at
or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices, and input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. तो जो क्रेडिट नोट आप इश्यू करेंगे, पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा जो क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे आपका रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स कर चुका है। और ये स्टैब्लिश कैसे होगा रिवर्स कर चुका? आप हम लोग ने तो इसके डिस्प्यूट्स देखे भी है, नोटिस भी देखे हैं, तो स्टैब्लिश हो नहीं पाता था। फिर उन्होंने एक सर्कुलर ले आए कि वो सर्टिफिकेट लिख के दे देगा तो मान लेंगे। फिर वो एक आईएमएस ले आए, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट था, उससे इलेक्ट्रॉनिकली पता लग जा रहा है कि हाँ दैट पर्सन रिसिपिएंट हैज रिवर्स द ITC. Who will prove that recipient has reversed the ITC in respect of credit note issued? Burden of proof is on the department. Effective October 2024, invoice management system has the button of accept, reject and pending, wherein recipient can accept and supplier will get that information. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इन्होंने ये पूरा क्लॉज बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और नया प्रोविजन लेके आए। लेकिन एक बात बताइए, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था तो सप्लायर क्या इशू करता था? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट सर, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करता। अब इस लॉ को चेंज करके देखिए इन्होंने क्या लिखा। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, पूरा बी में जो दो प्रोविजन थे 1 और 2 उसको चेंज कर दिया। अब एक ही पैराग्राफ है। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, इफ फॉर सच डिस्काउंट ए क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बाय द सप्लायर and ITC as attributable to such discount has been received reversed by the recipient of the supply in accordance with the provisions of section 34. अब ये जो रिवर्स्ड है वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले एग्रीमेंट की जरूरत है? नहीं, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट अगर नहीं था तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते थे। अब एग्रीमेंट हो या ना हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रेडिट जीएसटी क्रेडिट नोट इशू कर लीजिए या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर लीजिए। करेक्ट है? यस जी सर। अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हैं तब तो ये प्रोविजन ही आपको एप्लीकेबल नहीं है, क्लॉज बी। ये क्लॉज फाइनेंशियल क्रेडिट नोट को बार नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। आईएसडी में तो मैंडेटरी कर दिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर यू आर नॉट बीइंग बार्ड टू इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट स्टिल बी इशूड। लेकिन यहां पर नाउ यू हैव टू ऑप्शन, ईदर टू इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और जीएसटी क्रेडिट। अब देखिए ये कमर्शियल एक्सपीडियंसी भी थी। आज क्या होता था, मान लीजिए मैंने आपको कोई सामान बेच दिया और मैंने कहा बिक जाएगा तो पैसे दे देना। 2 महीने तक सामान नहीं बिकता है, आप कहते हैं कि बिक जाएगा अगर मुझे और डिस्काउंट दे दो तो। अब इस केस में मान लीजिए मैंने 500 रुपए का बेचा था, मुझे 200 रुपए और डिस्काउंट देना है, तो मैं कैसे देता था इस प्रोविजन से पहले? बाय इशुएंस ऑफ financial credit note, by issuance of financial credit. Now I have a choice, I can also issue GST credit note, I can also issue GST credit note। लेकिन उसमें कंडीशन, अब देखिए ये जब मैं GST credit note इशू कर रहा हूं तो कमर्शियल फैक्टर के कारण ही और डिस्काउंट मांग रहा था। अब मैं ये जीएसटी क्रेडिट नोट इशू कर रहा तो कोई पीछे में एग्रीमेंट नहीं है, उसके बावजूद मैं जीएसटी क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं। लेकिन एक ही कंडीशन है कि सामने वाला पार्टी हैज रिवर्स दैट आईटीसी। करेक्ट है? इसका मतलब ये हो गया कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन when it is transaction of B2B, when it is a transaction of B2B। अगर B2C हुआ तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, तब तो फाइनेंशियली क्रेडिट नोट होगा। B2C में नहीं हो सकता सर। B2C में कैसे वो रिवर्स करेगा? तो सर B2C में क्या होता है, B2C में वी विल गिव नेट ऑफ क्रेडिट नोट ओनली। बाद में कैसे होगा? कभी भी नेट ऑफ क्रेडिट नोट ही डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने की बात ही नहीं है ना, संभव नहीं है सर। अगर मान लीजिए मैंने सप्लाई कर दिया B2C, अब मैं उसको जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करता हूं एज ए डिस्काउंट। देखिए B2C में क्रेडिट नोट कैसे इशू होता है, मान लीजिए गुड्स डैमेज हो गया, उसको मैं रिटर्न ले रहा हूं, देन आई एम इशूइंग क्रेडिट। that credit note is not related to discount. What I am saying, in case of B2C supply, if that credit note is related to discount, then there is a problem. You cannot issue, you are required to issue only financial credit. So what when you are filing return, it says clearly net of credit note, debit notes, you declare the turnover. Correct. Correct.
लेकिन आप मत ठीक। अब इन्होंने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू करने के कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। ये जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 है, ये तो कह रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू हम कम कर देंगे अगर आपने जीएसटी क्रेडिट नोट इशू किया, प्रोवाइडेड दैट द रिसिपिएंट इज आल्सो रिड्यूसिंग द क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट नोट इशू करने के कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में लिखे हुए हैं। वो क्या क्या कंडीशन है? द टैक्सेबल वैल्यू इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, वेयर द गुड्स सप्लाईज आर रिटर्न्ड बाय द रिसिपिएंट or where the goods or services or both supplied are found to be deficient, चाहे क्वांटिटी हो या क्वालिटी। डिस्काउंट से रिलेटेड क्रेडिट नोट का कोई प्रोविजन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। Therefore, they made one amendment more, section 34, subsection 1. After the words, both the supplied are found to be deficient, the words and brackets or where a discount referred to in clause B of subsection 3 of 15 is given. तो ये लाइन यहाँ पर और एक ऐड हो जाएगी ये डिफिशिएंट के बाद। करेक्ट है? तो ये 2 अमेंडमेंट हो। एनीवन किसी को कुछ कहना हो तो बताइए प्लीज, कुछ रह गया हो, कोई परमुटेशन, कोई केस स्टडी रह गया हो। Whether this gives a scope for earlier year credit notes missed out also. अब ना हो, अब जो भी कहानी आएगी, अमेंडमेंट डेट, मान लीजिए अमेंडमेंट डेट आ जाता है, अभी आज क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, 6 महीने लगेंगे, तो अगस्त, मान लीजिए 1 अगस्त या 1 सितंबर से इफेक्टिव होता है, तो 1 सितंबर से पहले इफ यू आर इशूइंग एनी क्रेडिट नोट जो पोस्ट डिस्काउंट पोस्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड है, वेदर इट विल बी इफेक्टिव और। देखिए मुझे क्या लग रहा है, व्हाई दे हैव कम आउट विद दिस अमेंडमेंट, सप्लायर हैज इज रिड्यूसिंग हिज टैक्स, रिसिपिएंट इज रिड्यूसिंग हिज क्रेडिट, रेवेन्यू न्यूट्रल है या नहीं? यस सर। है सर। अगर रेवेन्यू न्यूट्रल है, यही कॉन्सेप्ट से लेके आए होंगे, और क्या कारण हो सकता है? अगर रेवेन्यू न्यूट्रल है तो पुराना में भी अगर हम लोग यही प्ली ले, इट इज ए रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज, तो कोर्ट को मानना चाहिए। क्या कहते हैं आप? तो ओल्ड केसेस शुड आल्सो बी कवर्ड सिंस इट इज ए रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज। द ओनली क्वेश्चन इज that you have to submit some kind of document either through IMS or something that the ITC related to credit note has been reversed। मुझे लगता है एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, नया और पुराना कोई, प्रोवाइडेड दैट द credit is being reversed। सर एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटेंट तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी में। हाँ, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है, और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कीजिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग द अमेंडमेंट। मे बी आप एनी अदर क्वेश्चन। आइए, सेक्शन 54 में सबसेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट आया, पहले 54 Sir, हाँ one before we go to section 54, sir, that हाँ section 15, subsection 3 specifically to do with only B2B, and it cannot be B2C, sir, there. अच्छा, Because the 15.3, there is a twin requirement. One is the credit note has been issued, plus the recipient has reduced the credit. There is an and between that word. हाँ हाँ So the fact that वो credit claim ही नहीं किया, then I'll not fit in that 15.3. That is B2C supplies. ओके So the 15.3 is only for B2B supplies. So 34, the amendment what is brought in, that is also only for the B2B supplies. ओके। तो मान लीजिए तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, B2C में तो उसने लिया ही नहीं। Correct. But non-availment does not amount to availed and reversed. So 15.3 में fit नहीं करेगा सर उतना। अगर ऐसा ही हो जाए, मान लीजिए B2C को भी एप्लीकेबल हो जाए, देन आई विल इश्यू द इनवॉइस B2C एंड आई कैन रिड्यूस द माय टैक्स इन एनी केस। That is only when I can prove that the credit note, the amount in invoice was wrongly charged higher. Can't be only for the purpose of discount. मुझे भी मतलब लग रहा है कि B2B का ही होना चाहिए, B2C में डाउट हो तो रहा था मेरे। क्या कहते हैं अरविंद जी? Sir, this amendment is exclusively, I think it is only for B2B. ओके, जितेंद्र जी है कि नहीं? हाँ Sir, I agree with both Anvesh and this Arvind ji also, because this has to be read in combination. अगर वो जो कस्टमर है जिसको B2C बोलते हैं हम लोग, हाँ वो उसका रिवर्सल का मामला ही नहीं आएगा ना। ठीक बात है। नहीं तो ऐसे तो ये तो अगर डिस्काउंट के बेसिस पे इफ आई एम एबल टू शो क्रेडिट नोट, तो इस पे तो टैक्स इवेजन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। How it is like that you are saying? मान लीजिए B2C सप्लाई है, मैं क्रेडिट नोट में कुछ भी इशू कर दूंगा और मैं अपना टैक्स कम करता रहूंगा, और क्या। But you will not get that benefit of that credit note, no, because the condition, second condition is not satisfied. नहीं, लोग ऐसा, अगर इसको B2C अगर इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर B2C सप्लाई, तब की बात। तो वो तो मतलब हो ही नहीं। चलिए एक बार और जितेंद्र जी। सर तो वो The question of reduction
अरविंद The जी एक question of मिनट रुक जाइए, reduction अरविंद जी comes. अरविंद जी एक मिनट रुकिए। जितेंद्र जी, तो क्या B2C के केस में क्रेडिट नोट इश्यू ही नहीं कर सकते? नहीं, ओनली इन रिलेशन टू डिस्काउंट। हाँ, ओनली इन रिलेशन टू डिस्काउंट। हाँ, लग रहा है कि नहीं इशू कर सकते। Sir, I'll put forth one way of looking at it. Now let us say that for once if we were to say B2C में apply हो जाएगा, then every supplier जब भी उसको bad debt हो जाएगा, he'll issue a credit note. हाँ, And he will say the recipient has not availed the credit, so I should be allowed to do 15(3) में आ जाएगा. So it can't, because once the supply is made, then the section 34 is very clear. Only once the tax is charged more, amount is charged more, or there is a deficiency in supply, I can issue a credit note. Not in the case of bad debts. Any other way of interpretation would bring tons of applications for bad debts write-offs and a credit note. Not possible. जितेंद्र जी, मेरे हिसाब से B2C के केस में यू हैव टू जस्टिफाई द डिस्काउंट, बिकॉज ही इज राइट कि आप बैड डेट को फिर डिस्काउंट नहीं बोल सकते, या फिर बैड डेट को डिस्काउंट बता के आप आईटीसी या लायबिलिटी रिवर्स नहीं कर सकते बाय इशूइंग सच क्रेडिट नोट। ही इज राइट, बट दैट does that mean that we cannot issue such kind of credit note in case of B2C? B2C का केस में more than that reversal is it's first of all availment is not happened, that is more than reversal only, so that condition is also satisfied already. And we are declaring only net of credit note, we are not at all showing also reversal, net only we are showing. अच्छा, while issuing credit note, do we write the reasons on the credit note also? क्या हम लोग लिखते हैं क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट क्यों इशू किया गया है? लिखना तो चाहिए। इसमें आता है ना क्रेडिट नोट में टारगेट डिस्काउंट या डिफरेंसेस कुछ है, वो लिख के आता है ना। क्या कंक्लूजन करें? अच्छा, B2C में मतलब we cannot say that it is only one time sale, it may be continuing customer only, he may be our regular customer. नहीं अरविंद जी, इतने फ्रॉड होते हैं, उस एंगल से सोचिए। मैं B2C करता रहा, उसके बाद उस B2C सप्लाई को कभी इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, उसको B2B बना दिया, या फिर B2B को B2C बना दिया। करेक्ट है सर, बट स्कोप इज देयर, मतलब देयर इज ऑप्शन। बट हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ ये टैक्स पेयर फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। व्हाट इफ बैड डेट्स Sir, what happens in case of like interior decoration work and all, B2C customers will be having huge value transactions, so they will be demanding discounts. So practically होता है, discounts देते हैं उन लोगों को। सर मेरे केस में भी है कि B2C के केस में डिस्काउंट देते हैं, और वो भी डिस्काउंट तो देते हैं, 20-20-30-30। बट दैट डिस्काउंट इज स्टैब्लिश। ठीक बोल रहे हैं। मान लीजिए एक B2C है और ह्यूज डिस्काउंट देते हैं कि आपका इतना पैसा आ जाएगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो सब एग्रीमेंट बिफोर प्री एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इनवॉइस में स्टैब्लिश होता है या नहीं होता? ये नहीं ना, मुझे लग रहा है B2C में सिर्फ और सिर्फ जब इसके कारण, ये 3 कारण है, यही 4 कारण सॉरी, जिसके कारण B2C में क्रेडिट नोट इशू होते हैं। डिस्काउंट बोल के हम लोग तो क्रेडिट नोट ही इशू करते हैं कि हाँ चलिए डिस्काउंट हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नहीं करते हैं यस वी डू इशू। तो रिटर्न में तो नेट फिगर जाती है ना, हम लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं, यस मुझे याद है। B2C सप्लाई में भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्रेडिट नोट इश्यूज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये B2C सप्लाई को एप्लीकेबल होगा या कि वो क्रेडिट तो रिवर्स कर नहीं रहा है। बट सर क्रेडिट को अवेल भी तो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म भी तो नहीं है ना। अगर जेन्युइन डिस्काउंट है तो मिलना चाहिए सर उसे। अवेल ही नहीं किया तो रिवर्सल का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक बात, लेकिन यहाँ पर जब लिख रहा है सप्लायर है, सॉरी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट, जब वो ये लिख रहे हैं इसका मतलब दे आर द लॉ मेकर हैज प्रीटी श्योर दैट कि ये रिवर्सल बाय द रिसिपिएंट ओनली फॉर B2B सप्लाई हो सकता है, B2C के लिए नहीं हो सकता। लगता है कि इसलिए लाया जा रहा है B2C के लिए। यस सर, करेक्ट। क्या कहा सरफराज जी ने? सुना ही नहीं। He's telling deemed reversal for B2C. अच्छा, डीम्ड रिवर्स। अन्वेश, व्हाट आर योर थॉट्स नाउ? There is no concept of deemed reversal. We should come out of the form and we should start thinking, because our interpretation was that as long as it is revenue neutral, it should be okay. The moment it is B2C, it is no more revenue neutral. The trade chain is broken. Correct. The only way, because the supply has already taken place, the value has already been established, the due amount of the government has already been crystallized. The only way for me to reduce that would be to comply with 34. So in the example of interiors that they've given me, the discount is only permissible if I am able to admit that there was some deficiency in the service. So I need to prepare sufficient documentation for that. If not, value reduction will not be possible. For example, sir, if chartered accountants are providing their audit as a service, and if they raise an invoice for 1 lakh rupees for a B2C customer, then the 18,000 is due to the government. If for any reason customer bargains at the end and only pays us 90,000 rupees, now unless I agree that audit is a deficient service that I have provided, I will not be able to reduce the liability. Not possible within the scheme of the law. So
If you just look into how the law is drafted, this is not possible. I don't know much about how the returns are filed on a monthly basis. हाँ, ठीक बात है। ये वो बैड डेट का एक करेक्ट एग्जांपल था। मैंने 1 लाख रुपया में एग्री किया, बाद में मुझे सिर्फ 80,000 रुपया मिला, तो उस केस में तो मैं 80,000 का ही इनवॉइस रेज करता हूँ। लेकिन सर्विस सब कुछ हो गया, इनवॉइस भी 1 लाख रुपया दे दिया, नाउ अब मैं कहता हूँ नहीं, एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है डिस्काउंट से रिलेटेड। दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। करेक्ट है, ठीक है। और बाकी लोगों का भी सुनिएगा, मुझे तो एप्लीकेबल ओनली टू B2B सप्लाई कर देते हैं, मे बी एप्लीकेबल टू B2C supplies in case of discount only if, अभी तो ऐसे ही लिख देते हैं अभी तो, लेकिन 90% B2C को एप्लीकेबल नहीं होना। ये एक एग्जांपल ले लेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे, एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें रिफंड वाले में। 54 कहाँ गया, ये वाला 54 सबसेक्शन 6। अब 54 सबसेक्शन 6 में अगर जीरो रेटेड सप्लाई में 90% प्रोविजनल रिफंड है, ये 90% प्रोविजनल रिफंड 7 दिन के अंदर मिल जाता है, करेक्ट। और जो बैलेंस 10% है उसको 60 डेज टाइम लगता है, यही है ना लॉ। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिफंड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस 90% ऑफ द टोटल अमाउंट सो क्लेम इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू दिस लिखा। अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया कि इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड क्लेम देन ऑल्सो प्रोविजनल रिफंड विल बी एप्लीकेबल। तो व्हाट दे आर डूइंग, आफ्टर द वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ द वर्ड्स और ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC allowed under clause 2 of first proviso of subsection 3। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी आपको 90% रिफंड तुरंत मिल जाएगा विद इन 7 डेज। और ये लेके क्यों आए, बिकॉज क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरल GST के स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम थी। वैसे जनरली होना क्या चाहिए था, फिनिश गुड शुड बी सब्जेक्टेड टू हायर रेट, रॉ मटेरियल शुड बी सब्जेक्टेड टू लोअर रेट, लेकिन उल्टा हो गया। देयरफॉर द इसके कारण जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण वर्किंग कैपिटल वाज गेटिंग ब्लॉक्ड इन द रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल पे हायर टैक्स था। तो उसको तुरंत रिलीज करने के लिए दे हैव कम आउट विद दिस प्रपोजल। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड विद इन 7 डेज। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जिनेश जी। सर अभी आ रही है? हाँ, अब थोड़ी सी आ रही है। मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन गलत भी फाइल हो सकती है। हाँ, तो प्राइमा फेसी देखा नहीं जाएगा उसको? हाँ, वो तो देखा जाएगा ऑब्वियस, प्रिमा फेसी तो वो चेक करेंगे ही कर। और गलत डेफिशिएंसी रिफंड दे मेमो भी लिया। इशू करते हैं। हाँ जी, ठीक है, डेफिशिएंसी मेमो भी तो इशू कर देते हैं अगर कोई ऐसा गलती है तो उसमें। प्रोविजनल रिफंड में डेफिशिएंसी मेमो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। कोई है जिसने ये प्रोविजनल रिफंड एक्सपोर्ट के केसेस में ले रहा हो? मैंने तो एक्सपोर्ट में देखा है सर, लेकिन इसमें नहीं देखा। और एक्सपोर्ट में पहले लेते थे, लेकिन अभी तो हमने फिर पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स ही कर दिया। पूरा हर महीना आ ही जाता है, फाइल करने की जरूरत ही नहीं रहती है रिफंड। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जब आप सर प्रोविजनल रिफंड लेते तो तुरंत मिल जाता था? हाँ हाँ, मिल जाता था। ओके। हाँ जितेंद्र जी। सर हमारे केस में जनरली क्या प्रोविजनल रिफंड तो देते ही नहीं ये लोग, और 15 दिन में या 12-15 दिन में पूरा पूरा दे देते हैं। और दूसरा कि हम रूटीन केस, मतलब रूटीन में एज ए मैटर ऑफ रूटीन हम तो रिफंड क्लेम करते हैं, इसलिए शुरुआत में 1-2 बार प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है यस, रिफंड, यस, यस। क्योंकि उनको मालूम होता है। हाँ, हाँ, ठीक बात। अच्छा, एक चेंज यहाँ और लेके आए कि अगर रिफंड अमाउंट लेस देन 1000 है तो वो रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर देते। अब वो ये कहते हैं कि रिफंड अमाउंट चाहे 1 रुपया हो, हम एक्सेप्ट करेंगे इफ रिफंड रूट इज थ्रू पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए, आफ्टर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स अदर देन केसेस वेयर रिफंड of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax। तो जितने भी छोटे मोटे कंसाइनमेंट हैं जो कुरियर के थ्रू जाते हैं, वो आप उसका रिफंड ले सकते हैं इवन इफ योर अमाउंट इज लेस देन ₹1000। तो ये बार कर रहा था कि 1000 रुपए से कम है तो हम रिफंड नहीं देंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन बना दिया। अब वो कह रहे हैं हम देंगे आप। तो ये चेंजेस है। अब यहाँ ये सेक्शन 101A के चेंज, इसको किसको बता देते। आप एडवांस रूलिंग जब में जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? AAR के पास। यू फाइल एन एप्लीकेशन विथ AAR इफ यू आर नॉट, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र AAR के पास गए, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द महाराष्ट्र AAR अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग देन यू गो फॉर अपील, तो जिसको हम लोग AAAR बोलते, ये भी महाराष्ट्र में, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, यहां चले गया। नाउ अब क्या हुआ कि आपका एक यूनिट यूपी में भी है, आप यूपी में भी AAR के पास गए और AAAR के पास, इसने कह दिया 18% टैक्स, इसने कह दिया 5% टैक्स। नाउ देयर इज ए डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट वर्ड गलत है, देयर इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट
ट्रिपल AR ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ऐसे केस में दे मेड वन मोर अथॉरिटी कॉल्ड नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग NAAR। ऐसे डिस्प्यूट के लिए यू कुड हैव गॉन टू दिस NAAR। NAAR का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखला देता हूं आपको। NAAR में अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई का ही मैटर जाता है सर। नहीं, रुकिए। AR में कौन हियरिंग करता है? रिटायर्ड जजेस। नहीं, वो तो इनकम टैक्स। यहाँ GST में AR जो हियरिंग करता है वो कमिश्नर हियरिंग करता है, करेक्ट। ट्रिपल AR में कौन हियरिंग करता है? अगेन कमिश्नर ही हियरिंग कर रहा है। याद रखिएगा, हायरकी ज्यादा हो सकती है लेकिन ऑल आर टेक्निकल मेंबर। लेकिन जैसे आप NAAR में चल जाएंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसका हियरिंग करेगा। मैं आपको दिखलाता हूं पूरा केस। देखिए, एडवांस रूलिंग मीन्स अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटी यानी कि AAR, एपेलेट अथॉरिटी यानी कि ट्रिपल AR, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी ये अभी तक बना ही नहीं है। 2019 में आया था, अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। अब यहां पर आप गए एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग में गए, यहां पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आइए। कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ये एपेलेट अथॉरिटी AR का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? AR में कौन बैठ रहा है? सब्जेक्ट टू फॉर दिस द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। AR में कौन बैठ रहा है? कमिश्नर बैठ रहा होगा, इसमें चीफ कमिश्नर को बैठा दिया। चलिए यहां आते हैं। ये जो नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसमें कौन बैठ रहा है? देखिए, एक प्रेसिडेंट हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट, यानी कि मेजोरिटी अगेन टेक्निकल, एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है। अब इन्होंने क्या किया, ये नेशनल एपेलेट अथॉरिटी तो अभी तक बना ही नहीं है, तो इन्होंने जो GST एपेलेट ट्राइब्यूनल है इसी को कह दिया यू विल एक्ट एज ए नेशनल एपेलेट अथॉरिटी। और केस कौन से जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन रेफर टू इन सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 conflicting advance rulings are given by the appellate authorities of 2 or more states or union territory, तभी ये नेशनल appellate authority में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम अमेंडमेंट दिखलाता हूं। Notwithstanding anything contained in subsection 1 till the national appellate authority is constituted under that subsection, the government may on the recommendations of the council by notification empower any existing authority constituted under any law for the time being forced to hear appeals made under section 101B in such case। 101B मैंने दिखलाई दी आपको, ये रहा, conflicting advance ruling of different states of 2 or more states, and in such case the provisions of subsection 2 and 13 shall not apply। जो यहाँ लिखा हुआ है ये सारे अप्लाई नहीं होंगे। and any reference to national appellate authority under this chapter shall be construed as reference to such authority। और वो authority कौन है? For the purposes of this subsection expression existing authority shall include a ट्राइब्यूनल। कौन सा ट्राइब्यूनल? GST एपेलेट ट्राइब्यूनल। एनी थॉट्स? चलिए, अब इसका भी एप्लीकेबल डेट नहीं लिखा हुआ, कब से करेंगे। IGST में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत डिस्प्यूट जिसमें बहुत ज्यादा था, वो अमेंडमेंट ले आए। इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13(8)B वो सप्लायर का माना जाता था। पहले मैं इंटरमीडियरी बता देता हूँ। इंटरमीडियरी कौन होगा? इंटरमीडियरी समझ लीजिए ये BPO, KPO, ये सब इंटरमीडियरी मान लीजिए आप। वो कहाँ है? इंडिया में। दे आर सप्लायर। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मान लीजिए जापान में बैठे हुए किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो रिसिपिएंट कौन हो गया? जापान हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई 13(8)B ये कहता था कि इफ यू आर एन इंटरमीडियरी देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लायर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लिया गया? इंडिया मान लिया गया। अब बताइए GST लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। C+S या डिफरेंस? सर फिर से ये एग्जांपल बोलिए ना, सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। मैं कह रहा हूं सप्लायर BPO या KPO है, ठीक है, वो इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, रिसिपिएंट जो है वो जापान में है, यानी ठीक है। कि ये BPO जापान की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक ठीक सर। अब 13(8)B कहता है कि इफ दिस BPO एंड KPO इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी, नॉट ए ब्रोकर, नॉट एन एजेंट। इंटरमीडियरी का डेफिनेशन ही अलग है। इफ दे आर एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ सप्लायर। सप्लायर कहां पर है? इंडिया में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो कौन सा टैक्स देगा? C+S। इवन इफ फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो सर अब इसको इन्होंने क्या सप्लायर, कहा? इस सप्लायर को इंटरमीडिएट क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि ऑलरेडी नहीं, वो जिन्हें जी उसमें नहीं जाते हैं, वो तो फिर बहुत बड़ा कहानी है, उसमें तो बहुत डिस्प्यूट है। लेकिन सर मान जिन्हें जी प्लीज
मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए इंटरमीडियरी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम ओमिट कर रहे हैं, इसको ओमिट कर रहे हैं। ये 13 जैसे ही कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि 13 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जाएंगे। 13 सबसेक्शन 2 का डिफॉल्ट सेक्शन ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। तो अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा आउटसाइड इंडिया, यानी कि जापान प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। यस। तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, रिफंड ले ले। अब जिनेश जी का जो सवाल है वो भी ले लेते हैं, इंटरमीडियरी क्यों माने? ये चीज हमने अपनी किताब में लिखा भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इंटरमीडियरी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कई एग्जांपल्स भी लिखे हैं। इसमें बहुत सारे सर्कुलर्स आए हुए हैं। स्कोप ऑफ इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, टू मेन सप्लाई वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ सर्कुलर आया। तो इसमें डिस्प्यूट्स बहुत थे, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट सबको अब अल्टीमेटली सेटल कर दिया गया। हो सकता है ट्रम्प का प्रेशर हो, हाँ, लेकिन वो सेटल्ड है। मतलब जबरदस्ती आप इस पे C++ ले रहे थे। ये सर्विस टैक्स के जमाने से ये डिस्प्यूट चला रहा है। नाउ इट इज सेटल्ड। और कोई अमेंडमेंट नहीं, और कोई अमेंडमेंट नहीं। तो we covered पर all। इंटरमीडिएट ब्रोकरेज के लिए नहीं होगा ना? नहीं, अब ब्रोकर हो या इंटरमीडिएट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ऑलवेज आउटसाइड इंडिया। इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। यू मीन टू से इट हैज अ ब्रॉडर कवरेज? हाँ, अब इंटरमीडिएट ब्रोकर पहले तो वो For example, if they get commission income from Amazon USA for Indian person, whether he'll be covered by this? नहीं, अब तो ये अगर ओमिट हो गया तो डिफॉल्ट में चला गया। डिफॉल्ट में चला गया तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Anvesh, do you agree? अन्वेष नहीं है क्या? हाँ है। I think he's talking about the commission. हाँ कौशिक जी, The I question think is he's talking about the commission एक earned minute। by the broker. He's talking about. ओके अन्वेष प्लीज। commission is normally as long as he's just acting on instruction of somebody else. But at the larger picture, it would be on one side, it would amount to an export. But जो पहले जो foreign में जो buying agents थे, we were saying that it is an intermediary services and does not amount to import. लेकिन we have to again recheck the provision to see whether when we are paying commission to a foreign agent, will it become an import of services? अच्छा, इसको है ना इस तरह से देखते हैं। जितने भी BPO KPO थे वो सब अब विदाउट डिस्प्यूट विल बी ट्रीटेड एज देयर सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आप देखिएगा ये वाला सर्कुलर, दे हैव विड्रॉन दिस सर्कुलर, ये वाला इसमें वो पूरा लिखे थे KPO BPO। दिस सर्कुलर इज ट्रीटिंग एवरी BPO एज एन इंटरमीडियरी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट फैसिलिटेटिंग एनी ट्रांजेक्शन between two persons. In fact, they were supplying services to existing customers of principal. Now अब कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया। एवरी BPO KPO सब कुछ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नाउ अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में अन्वेष का बाइंग एजेंट्स कह रहे हो ना अन्वेष? Yes, sir. मान लीजिए देयर इज ए बाइंग एजेंट इन इंडिया और सप्लायर इज अ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, और ये बाइंग एजेंट इस आउटसाइड इंडिया की पार्टी के बिहाफ पे यहाँ परचेज करता है और फिर वो इसको एक्सपोर्ट कर दे, इसको इसके बदले कमीशन मिल जाता है। नाउ विद एंड दिस कमीशन ही गेट्स इन फॉरेन एक्सचेंज, वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। So if I apply, if it is now whether it is an intermediary, you treat as an intermediary or not, 13(2) लग जाएगा, और 13(2) लग जाएगा तो it will be export of service. My question was other way around, sir. अब If I'm an exporter from India हाँ ठीक है, वो भी ले लेते हैं। and the buying agent is outside India, yeah. Outside India, this is the buying agent, or recipient is in India. Now this outside India is a buying agent who purchases on behalf of this person, ठीक है, और ये इसको कमीशन देता है। तो import of services के लिए 3 कंडीशन। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बाय डिफॉल्ट रूल इन इंडिया, दो पर्टिकुलर्स इंडिया में हो गए, एक बाहर हो गया, देन इट इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में, लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉरेन एक्सचेंज। मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप सोच के हैरान। केस आया था हमारे पास, डिस्कशन करके चला गया लेकिन आया नहीं। अन्वेष, व्हाट आर योर थॉट्स हियर? This should amount to import of services, sir. So all those things which did not attract GST at that point of time will start attracting GST. अच्छा ओके। यहाँ एक सर्कुलर आया था, या इसी में शायद मतलब एक सर्कुलर आया था जहां पर वो किसी ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट बना रहा था, क्योंकि उसी प्रिंसिपल को अगर हम लोग अदर वे राउंड करें तो वो इंपोर्ट बन जा रहा था। हाँ, ये वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज। देखिए हमारे पास जो केस आया था, क्या था, एक एयरलाइन कंपनी, प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, ये कंपनी, मान लीजिए आपको मलेशिया उड़ना है तो आपको प्राइवेट जेट चाहिए, तो ये एयरलाइन कंपनी क्या करती थी, आपको मलेशिया लेके जाती। तो मलेशिया में जब
अब मलेशिया में कोई एयरलाइन जाएगा प्राइवेट जेट, तो मलेशियन अथॉरिटीज से बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती इस मलेशियन अथॉरिटीज जो आउटसाइड इंडिया। अब ये जो सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, अब एयरलाइन यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गया, अब वो एयरलाइन मलेशिया में है, अब इस एयरलाइन का रिपेयर करना है या फिर पोर्ट अथॉरिटीज को कोई टैक्स देना है, तो तरह तरह की, और ये पार्किंग का पैसा लगता है, वो सारा का सारा यहीं लग रहा है आउटसाइड इंडिया। यानी कि इंडिया का एरोप्लेन मलेशिया में है और मलेशिया में सर्विसेज ले रहा है ना, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो फिर हम लोग ने इसको पढ़ा कार्गो सर्विसेज को, देखिएगा वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट्स इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग। वैसे ही बाहर का कोई प्लेन इंडिया आ रहा है या कोई शिप इंडिया आ रहा है, वहां पर कोई बहुत सारी सर्विसेज आप उस फॉरेन एयरलाइंस को या फॉरेन शिपिंग कंपनी को दे रहे हैं। सम ऑफ सच सर्विसेज आर इन रेस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेगन्स एट पोर्ट, हाउलेज ऑफ वेगन इनसाइड पोर्ट एरिया अप टू प्लेस ऑफ अनलोडिंग, साइडिंग ऑफ वेगन इनसाइड द पोर्ट, unloading of wagons, movement of unloaded cargo to plot and taking here of, movement of unloaded cargo to berth, shipment loading on vessel etc. Doubts have been raised about determination of place of supply for such service. अब इसको अगर आप देखेंगे डीपली तो आप इंडिया टू इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज लोकल सर्विसेज होनी चाहिए। डाउट्स हैव बीन रेज्ड about determination of place of supply for such services, that is whether the same would be determined in terms of the provisions of 12(2) और 13(2), क्योंकि वो तो फॉरेन एयरलाइंस है तो 13 लगना चाहिए as the case may be, और the same shall be determined in the provisions of 13(3). 13(2) डिफॉल्ट है, 13(3) स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई है। It is hereby clarified that such services are ancillary to or related to cargo handling services and are not related to immoral property. According, the place of supply of such services will be determined as per the provisions contained in 12(2), यानी डिफॉल्ट में लेकर, या 13(2) as the case may be, depending upon the terms of contract। तो फॉरेन एयरलाइंस इंडिया में आ गया, लेकिन वो रिसिपिएंट फिर भी कहाँ कमाना जा रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना दिया है। और अगर ये 13(3) में चला जाता तो ये 13(3) क्या कहता है, 13(3) क्या कहता है, इमोवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ वेयर द लोकेशन, मतलब जहां पर आप गुड्स लेके आएंगे, इमोवेबल प्रॉपर्टी है वहां पे, नहीं जहां गुड्स आप लेके आएंगे। 13(3) प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स अगर इंडिया में आ गया, देन वेयर यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द रिपेयर सर्विसेज इन इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया होना चाहिए था, लेकिन इसको भी वो डिफॉल्ट ले गए। सर वो बोल रहे हैं एज पर टर्म्स ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे गवर्न करेगा जी? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 13(2) है डिफॉल्ट, जो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। 13(3) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, वेयर द गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स का लोकेशन हो। अब अगर कोई शिप इंडिया आया है और यहाँ पर इस शिप को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, कौन सा सेक्शन से पता लगाना चाहिए, 13(2) या 13(3) से? 3 से। समझ रहे हैं आप? तो हमें जो लगता था कि वो 13(3) से है, C+S लग जाएगा, लेकिन ये सर्कुलर ने कहा नहीं 13(2) जाइए। जैसे ही 13(2) में गए, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन गया। सेम प्रिंसिपल को अगर मैं वहां अप्लाई करूं, इसी सर्कुलर को, अगर हमारा शिप आउटसाइड इंडिया गया है, इसी सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करूं, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जा रहा है। अन्वेश? Yes, sir. Now the question is whether you can apply the same principles to determine export of service and import of service. Is it possible? क्योंकि ये जो सर्कुलर आया था, it was giving a beneficial provision. Correct. अगर आप उसको इंपोर्ट उधर दूसरे तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए अप्लाई करें, then it does not remain beneficial. If does not remain beneficial, how can you apply the same principle? No, sir. The one I'll have to sit for this. I'll have to study this again much in deep. Prima facie of the view that it becomes an import of service, but I have to study sir again on this. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जब ऐप में जब चेंजेस आते हैं तो उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसको फिर आप और ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत होती है। तो जैसे क्रेडिट लोन में B2C डिस्प्यूट हो सकता है, IGST में इंटरमीडियरी हट गया, फिर मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोग के साथ लिए ही हैं, आप लोग के साथ ये कहानी है। सर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो चुका है रिगार्डिंग द एक्साइज। NCCD? नहीं एक्साइज की बात कर रहा हूँ सर। क्या? 5A इन एक्साइज ऑफ पास कन्फर्ड अंडर सेक्शन 5A सब सेक्शन 1, जो अपना एग्जाम्शन वाला नोटिफिकेशन है, उसमें अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको और टोबैको रेफ्यूज नॉट बेयरिंग ए ब्रांड नेम एंड नॉट पैक फॉर रिटेल्स है, उसको नील कर दिया। उसको नील कर दिया। अरे वाह! मैंने भेजा एबिलिटी की, मतलब
इन्होंने भले एग्जाम्शन किया लेकिन एग्जाम्शन करने की जरूरत ही नहीं, प्रिंसिपली तो वो एग्जाम्टी मतलब मैन्युफैक्चर ही नहीं है देखा जाए। फिर भी ठीक है, ट्रेड के लिए तो रिलीफ हो गया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था। मैंने हाँ, बोला था कि जो वो उन्होंने अनुरोध किया, भेजा भी तो था। हाँ उन्होंने अनुरोध किया था वहां पे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को साथ बैठ के उन्होंने सब डिस्कशन किया था एसोसिएशन वालों का। तो ये कल ही नोटिफाई हुआ ऑफिशियल गैजेट में। तो ये फाइनेंस बिल में नहीं है क्या? सर ऑफिशियल गैजेट में कल आया और मैंने आपको अभी ग्रुप में भी भेज दिया व्हाट्सएप पे। और एनसीसीडी जो 25 एनसीसीडी की बात तो सर आती ही नहीं है ना, वो तो अलग ही बात है। और नहीं, मैं दूसरा एक टॉपिक छेड़ रहा था। एनसीसीडी 25% से 60% कर दिया गया। नहीं, वो मैंने नहीं देखा। हाँ, वो देख लीजिएगा। एनसीसीडी 25% से 60% कर। तो फिर वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वही मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। तो वो कैसे आपको पता चला सर? वो तो ये फाइनेंस बिल में है। अच्छा, मिल क्यों नहीं रहा है? वो इफेक्ट हो जाएगा 1 फरवरी से चालू हो जाएगा। अब देखिए, ढूंढिएगा ना, मुझे कहीं पढ़ रहा था। अरे, क्या हुआ? जो आपका डॉक्यूमेंट ही ठीक है। वो ओपन स्क्रीन चल रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर में अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको रिफ्यूज नॉट बीइंग अ ब्रांड नेम एंड नॉट पैक्ड फॉर रिटेल सेल। तो जो टोबैको लीफ से कई सारे प्रोसेस होके वो जो गुर्दा बन जाता है, जिसको भूकी ये सब कुछ कुछ बोलते हैं आप, हाँ हाँ हाँ। वो सब पे आप जो 40% लगा रहे थे, इट हैज वो बिकम, इट विल नहीं बिकम निल। सर, नहीं नहीं, 40% की बात नहीं है सर। एक्साइज का उन्होंने 2401 में एक्साइज में ये टैरिफ आइटम बना के उसको 18% लिखा था। तो उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर ब्रांड नेम नहीं है और इज इन लूज कंडीशन नॉट फॉर रिटेल सेल, तो उसको हम पे उसके ऊपर नील ड्यूटी लेंगे, नील ड्यूटी होगा। हाँ, ये सब पे निल ड्यूटी हो गया है ना। यस सर, इफ इट इज सोल्ड इन अ बल्क क्वांटिटी। तो आपने ये जो, मैंने एक्साइज का लगा ही नहीं उसमें, मैंने केवल ही इंटरप्रेट कर दिया था। अच्छा, इसमें आपने एक्साइज पहले भी नहीं लगाया था? ओके। हाँ, मेरा कहना यही था कि इट इज नॉट फॉर रिटेल, इट इज फॉर ट्रेड। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये कौन सा, समझ। ये वो कहाँ है ये? क्या वाला सर? रुक जाइए, किसको अमेंड कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन? आफ्टर सीरियल नंबर वन इज इंसर्टेड। 3/2025 को अमेंड कर रहे हैं ना। हाँ, तो 3/2025, यही आपने देखा, 3/2/25 ही देखा हमने जो आपने ओपन किया। तो 3/2025 में ये ऑल गुड्स ये 18% हुआ करता था, है ना। हाँ, अब इन्होंने ये 2401 ऑल गुड्स की जगह क्या लेके आ गए? ये अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको रेफ्यूज अदर देन सीरियल नंबर सीरियल 1। नंबर अच्छा, ये 1A ऐड किया इन्होंने। ओके आफ्टर सीरियल नंबर वन ए ऐड कर पर हो गया, ठीक है, अब समझ में। 1A ऐड कर दिया। दिया। यस। ओके, गॉट। अब बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए कल इनकम टैक्स में मिलेंगे। और मैं अब जूम का नया लिंक इनकम टैक्स के लिए भेजूंगा, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग TDS। मैं चाह रहा था इनकम टैक्स का अमेंडमेंट का कोई कर लेता। विवेक सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, लिटिगेशन पार्ट में बहुत सारा डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो कर। कौन कर पाएगा इनकम टैक्स? 1961 का अमेंडमेंट, 25 का अमेंडमेंट भी क्यों आया वो भी समझना होगा। एनीवन? क्या हुआ सर? हाँ, अमेंडमेंट वाला थोड़ा बहुत तो सर, पूरा तो नहीं सकता। थोड़ा बहुत में क्या कर लेंगे आप बताइए। तो पूरा डिटेल तो नहीं जा सकूंगा क्योंकि उसको सब खोल के 1960, देखिए 2025 का तो समझ में नहीं आएगा कैसे अमेंडमेंट हो रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं है उसको। वो 2025 में मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत। अरे रुकिए, मैं विवेक सर को बोलता हूँ। और जिनेश जी, आप जितना कर सकते हैं आप बताइए ना, उसी का कर। सर मोटा मोटी तो ये